कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि पीएम केयर फंड और पीएम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ना तो पीएम केयर का कोई फायदा मिलता है और ना ही प्रधानमंत्री का कोई फायदा मिलता है। पीएम केयर के जो वेंटिलेटर्स हैं ना तो वो नजर आते हैं, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन नजर नहीं आते हैं, और जब प्रधानमंत्री की बात आए तो प्रधानमंत्री भी गायब हो जाते हैं। हालात ये हैं देश में कि उत्तर प्रदेश की नदियों में लगातार लाशें बह रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री एक नदी किनारे, समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पर कूड़ा उठाते हैं, पॉलिथीन बीनते हैं, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों के ढेर इस समय देखने को मिल रहे हैं तो ना तो प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह नजर आते हैं। और आपको ये भी बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी ट्वीट करके इस तरह से हमला बोल रहे हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कई बार कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं, और वैक्सीन को लेकर दिल्ली में जो पोस्टर छपे थे उसको लेकर भी सीधे सीधे कांग्रेस ने कहा है कि ये पोस्टर हमने छपवाए हैं, जिसमें लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने दिल्ली क्यों भेज दी। इसमें राहुल गांधी अलग कह रहे हैं कि ये हमने छपवाए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग अलग कह रहे हैं कि पोस्टर हमने छपवाए हैं, तेजस्वी यादव अलग कहते हैं कि पोस्टर पब्लिक के हित में है, पोस्टर जनता के हित में छपवाए गए हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि पोस्टर छपवाए किसने हैं। 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से वैसे ही हमलावर है जैसे अब तक था। अब इस वजह से क्या वैक्सीनेशन देश में आएगी, या फिर जो जिन लोगों की मौत हो रही है उनको आसानी से वैक्सीन मिल पाएगी, या फिर राजनीति ऐसे ही होती रहेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी उठते हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं काजल ठाकुर, एएनबी न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचा रखा है। हर दिन लगभग कोरोना से 4000 लोगों की मौत होती है, और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी जारी की है। डॉक्टर सौम्या ने कहा है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम 6 से 18 महीने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही सौम्या ने कहा है कि आने वाले समय में कोरोना की और भी लहर आ सकती है। हालांकि भारत के लिए आज एक खुशखबरी है। दरअसल भारत की तरफ से आज एक डीआरडीओ की तरफ से जारी की गई दवा 2D का आज लॉन्चिंग हो गई है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। उनके साथ ही साथ आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। लेकिन अभी जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर के कोरोना का सबसे कारगर उपाय या सबसे कारगर दवा मानी जाती है, उसके बाद अब डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये 2D दवा जो सामने आई है वो बेहद लाभप्रद बताई जा रही है। हालांकि आज ये बताया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कि अभी पहली खेप में 10,000 डोज ही इसकी जारी की गई हैं। आने वाले समय में भारी मात्रा में, भारी तादाद में भारत के वासियों के लिए ये दवा उपलब्ध होगी, और शहर से लेकर के गांव वासियों तक ये दवा उपलब्ध मुहैया कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ मैं योगेश पांडे, एएनबी न्यूज। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, और ऐसे में लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी लगातार दिन ब दिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो तोकते तूफान है और दूसरी तरफ कोरोना की लहर, तो अब तीसरी लहर भी आती हुई नजर आ रही है। हालांकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने सूबे में लॉकडाउन का बड़ा ऐलान कर रखा है, लेकिन फिर भी मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस है, और एक तरफ तोकता तूफान है। ये तीनों ही चीजें भारत में इस तरह मंडरा रही है कि हालांकि लोग डर रहे हैं और मामले भी लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और अगर अस्पतालों की बात करें तो वेंटिलेटर्स नहीं है, और स्टोर्स की बात करें तो ऑक्सीजन स्टोर्स में ऐसी दवाएं भी मौजूद नहीं है जो हमें आम जीवन में जरूरत पड़ रही है। और देखिए मामले भी बढ़ रहे हैं, और लोगों को भी यही समझने की जरूरत है कि हमें घर में रहकर सुरक्षित रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हम अगर बाहर निकलेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। और ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक मामले सुधरते हैं और कब तक ये वायरस अपना प्रकोप कम करे। कैमरामैन करण मेहरा के साथ साधना बत्रा, एएनबी। बिहार में विपक्ष पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सरकार पर जम के निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा है
तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आरजेडी बताएगी कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। हम लोगों को आज कहा जा रहा है कि सड़कों पे आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए। हम तो जान ही रहे कि अस्पताल जो है स्थिति बद से बदतर है, लेकिन जो लोगों को अस्पताल का तो दौरा उनको करना चाहिए जो वास्तविकता से दूर हैं, जो कह रहे हैं कि सिस्टम सही काम कर रहा है। आज जाए सरकार में बैठे हुए लोग जाए कि किस प्रकार से अस्पताल चल रहा है, दवा की किल्लत है कि नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है कि नहीं है, वेंटिलेटर रखा हुआ है लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। चुनाव के समय आप लोगों को याद होगा, हम लगातार चाहे विधानसभा भी चला तो सदन के अंदर हमने कई बार बोला कि जो पदे जो रिक्त हैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में, चाहे डॉक्टर्स का पद हो, चाहे टेक्नीशियंस का पद हो, चाहे नर्सेस का पद हो, स्वास्थ्य कर्मियों का पद हो, उसको अविलंब जो है भरा जाए। तेजस्वी फेसबुक लाइव के दौरान बिहार में बदहाल व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को अड़े हाथे लिया। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार विपक्ष बताते हुए कहा कि आरजेडी सरकार को पूरी तरह से मदद देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार आरजेडी के लोगों को अस्पतालों की वास्तविकता समीक्षा और जायजा लेने की अनुमति दे। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा, अगर मुख्यमंत्री को उनकी जरूरत है तो वो मुझे काम करने की अनुमति दे। हम लोग जिम्मेदार विपक्ष के नाते सरकार की मदद के लिए हर संभव काम करने को तैयार हैं। उन्होंने एक बार फिर सरकार से स्वास्थ्य विभाग के खाली पड़े पदों को भरने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को वे विपक्ष के नाते यह बात बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, बिहार में भी कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष पार्टियां नीतीश सरकार पर जम के हमला कर रही है। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। मथुरा जनपद में जिस तरह कोरोना वायरस पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के भी द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं आज मथुरा की CMO रचना गुप्ता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस समय पूरे जनपद में ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं हो पाएगी। जिस तरह सरकार के द्वारा जो आदेश किए गए थे उसको संपूर्ण पूर्ण कर लिए गए हैं। कि कोविड को देखते हुए बच्चों के लिए एक ICU की स्थापना हो जाए, तो इसके तहत मंडल में पीडियाट्रिक ICU के लिए स्थान का चयन किया गया, जो कि महिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल में उपयुक्त स्थान पाया गया और वहाँ पे 30 बेड्स की व्यवस्था हो गई है, जिनकी ज़रूरत पड़ने पर वहाँ तुरंत पीडियाट्रिक ICU शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जनपद में मरीजों को घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते हैं और जिनकी ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा 90 के स्तर पर नापी जा रही है, उनको प्रशासन द्वारा घर घर ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। वहीं सरकार की मंशा के अनुसार महिला हॉस्पिटल मथुरा में एक ICU वार्ड बनाया गया है, जिसमें अगर कोई बच्चा संक्रमित मिलता है तो उसको ICU में रखा जाएगा। वहीं कोविड-19 के अगर मरीज मिलते हैं तो उनके लिए भी घर घर तक ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का काम मथुरा प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जो आदेश है उसका पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग और मथुरा प्रशासन पालन करने में लगा हुआ है। जिस तरह सरकार के द्वारा जो आदेश किया गया है कि अगर कोई भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसके लिए मथुरा प्रशासन घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। जैसे महामारी को देखते हुए मिर्जापुर जनपद के पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में पुलिस के अधिकारियों द्वारा जाकर गांव के लोगों को जागरूक किया गया और कहा गया कि मास्क का प्रयोग करें, घरों से बाहर न निकले। साथ ही अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो तो नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही दवा इलाज कराएं। साथ ही साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज का प्रयोग करें। लालपुर ये थाना कोतवाली शहर में गांव पड़ता है। इसमें
अभी कुछ निर्देश हुए थे ऊपर से जो है शासन के तरफ से गांव-गांव में जो है प्रचार प्रसार किया जाए और ये जागरूक किया जाए लोगों को, ताकि कोरोना जो फैलने से रोका जा सके। और साथ साथ लोग जागरूक रहेंगे तो नियमानुसार पालन करेंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से इसमें एक रोक लगाई जा सकती है और हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ भी जागरूक करने के लिए निकाली गई प्रशासन के द्वारा। हाँ, हमने 112 की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों में शाम को 5 से 7 बजे जो है, और इवन हम नदियों में भी अपने आदमियों के माध्यम से अनाउंस करवा रहे हैं। मैंने खुद भी अनाउंस किया था और ये अनाउंसमेंट चल रहा है बराबर। डिप्टी एसपी से लेकर के सभी जो 112 की गाड़ियों के इंचार्ज होते हैं सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये प्रचार प्रसार किया रहा है ताकि जो है लोगों अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया। वही पुलिस के अधिकारियों द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र के प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया और क्षेत्राधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। साथ ही PRB 112 नंबर को भी निर्देशित किया गया कि गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें और कोरोना जैसे महामारी एक गंभीर बीमारी है, इसको लोग गंभीर से ले। हालांकि कोरोना जैसे महामारी बीमारी में कभी आई है थोड़ा सा। मिर्जापुर से NB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे रीवा पुलिस हाई वोल्टेज ड्रामा बता रही है। आपको बता दें कि रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित पुलिस चेकिंग पॉइंट पे रीवा पुलिस चेकिंग चालू की हुई थी। उसी समय एक महिला अपने कार्यालय से घर के लिए जा रही थी, जिसे रीवा पुलिस ने रुका लिया। वहीं पर जब महिला से यह पूछा गया कि मास्क कहां है, तो महिला ने साफ तौर पर यह बताया कि वह मुंह पर कपड़ा लगाई हुई है, इस कारण उसने मास्क नहीं लगाया। हालांकि इन दिनों इतनी गर्मी है और वह ऑलरेडी मास्क लगाई हुई थी, इसलिए वह मास्क नहीं लगाई है। महिला के द्वारा यह बार बार बोला जा रहा था, लेकिन रीवा पुलिस यह सब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। रीवा पुलिस का सिर्फ एक ही कहना था कि मास्क कहां है, नहीं तो चालान भरो। इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, मेरा साफ मानना है कि इसको रीवा की पुलिस कप्तान राकेश सिंह जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। अब महिला 3 परत अपना चेहरा ढकी हुई है, इसके बाद भी उसके साथ पुलिस वाले अभद्रता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे गलत है और रीवा की पुलिस केवल सत्ता की जूती से डर रही है। हाई कोर्ट का निर्देश है कि इस लॉकडाउन में किसी के साथ अभद्रता न किया जाए, इसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं, केवल गरीबों को परेशान कर रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लगता है मुझे सड़क में उतरना ही पड़ेगा। महिला चालान का विरोध की तो रीवा पुलिस उसके स्कूटी का भी कागजात पूछताछ करने लगी और साफ तौर पर रीवा पुलिस का कहना था कि गाड़ी के भी कागज दिखाओ। इस आपदा के दौरान रीवा पुलिस का यह कार्य सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और रीवा पुलिस की किरकिरी हो रही है। वहीं वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला का जो स्कूटी है वह स्कूटी भी गिर जाती है और महिला के साथ महिला पुलिस ही महिला थाना प्रभारी के सामने झूमा झपटी करती हैं और महिला को थाने लेकर चली जाती हैं, जहां पर उससे माफीनामा लिखवा कर छोड़ दिया जाता है और कोई भी अपराध भी पंजीबद्ध नहीं किया जाता, सिर्फ माफीनामा लिखवा कर महिला को छोड़ दिया जाता है। वहीं इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता ने भी एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें कांग्रेस नेता का यह साफ कहना है कि रीवा पुलिस का यह कार्य बेहद ही निंदनीय है और अगर रीवा पुलिस ऐसे ही कार्य करती रही तो एक ना एक दिन सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे वह सभी लोग। वहीं दूसरी ओर रीवा पुलिस का 1 साल पिछला वीडियो भी वायरल हो रहा है जमकर। 2020 का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें रीवा पुलिस मास्क नहीं लगाई हुई है। चेकिंग के दौरान रीवा पुलिस मास्क नहीं लगाई हुई थी, जिसमें यातायात DSP भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ थाना प्रभारी भी दिखाई दे रहे हैं।
जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो से पिछले वीडियो की तुलना की जा रही है। पब्लिक साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह बोल रही है कि रीवा पुलिस आम लोगों को ऐसे परेशान ना करे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के साइड इफेक्ट अब साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया की सक्रियता ने अब सियासी बवंडर के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री की एक बैठक के बाद काफी कुछ समझ में आ रहा है और इसके बाद सोशल मीडिया पर ये मैसेज ट्रेंड करने लगा है कि सिंधिया की केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो दूरियां हैं वो खाई में बदलने लगी हैं। जानकारी के अनुसार ग्वालियर की सियासत में बीजेपी के दो बड़े नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्वालियर में कोरोना महामारी को लेकर 16 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की गई। बैठक के बाद दोनों ही नेताओं ने सोशल मीडिया पर अफसरों को अलग अलग निर्देश देना बताया। बैठक के बाद सबसे पहले सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में ग्वालियर संभाग में ऑक्सीजन, दवा व बेड की कमी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय मंत्री तोमर ने सोशल मीडिया पर बैठक की फोटो शेयर की। उन्होंने भी लिखा, अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए। तोमर ने भी मुख्यमंत्री को टैग किया, लेकिन सिंधिया को नहीं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर दोनों को टैग किया। बीजेपी सूत्रों के अनुसार सिंधिया और तोमर के बीच दूरियां बढ़ने की शुरुआत तो उपचुनाव के दौरान ही हो चली थी और नतीजे आने के बाद यह दूरी साफ नजर आने लगी थी। मुरैना शराब कांड ने साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। सिंधिया के मुरैना और ग्वालियर प्रवास के दौरान बीजेपी का कोई बड़ा नेता तो उनके साथ नजर नहीं आया था, बल्कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तमाम बड़े नेता जैसे राज्य सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, सुरेश, ओपीएस भदौरिया आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगठन से जुड़े लोग और मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जो तोमर के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी सिंधिया के दौरे से दूरी बनाए रखी थी। तो तमाम ये घटनाक्रम साबित करने के लिए काफी है कि नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के बीच की ये दूरियां अब खाई में बदलती जा रही हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच की ये दूरी क्या सरकार के लिए कोई नई मुसीबत खड़ा कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ मैं पल्लवी राजपूत, एएनबी न्यूज। अमेठी जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा गांव-गांव जाकर एक कैंप लगाकर लोगों को जो है एक प्रकार का जो है काढ़ा पिलाया जा रहा है। ऐसे में आज संग्रामपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में जो है डॉक्टरों की एक टीम जो है वहां पे पहुंची और उन्होंने वहां के सैकड़ों ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया और उन्होंने बताया, डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उन्होंने बताया कि एक आयुर्वेदिक काढ़ा है, यह कोरोना संक्रमण को रोकने में तो मदद करता ही करता है और साथ ही साथ यह जो है मानव जीवन में आने वाली विभिन्न
प्रकार की बीमारियों को भी रोकने में मदद करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों के द्वारा जो है चलाया गया ये कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिससे कि लोगों में एक जीने की लालसा बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की हिम्मत भी बढ़ेगी। जिस प्रकार से कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक हौसला भी बहुत जरूरी है और वो हौसला जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दरों को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर ने 5 मई के बाद हुई शादियों को भी निरस्त कर दिया है। उन्होंने अपने आदेश में निकाला था कि 5 मई के बाद जो शादियां ग्रामीण क्षेत्रों में हुई हैं उन्हें पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है और जिन लोगों की परमिशन जारी हो गई थी उन्हें भी निरस्त किया जाता है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को जो अभी देखने में आया है कि ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण की दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण वहाँ चोरी छुपे हो रही शादियाँ भी थी। और वहीं पर उन्होंने बड़नगर के रुनिजा के सरपंच के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, क्योंकि उनके यहाँ 13 मई के दिन शादी हुई थी, जहाँ उन्हें 50 लोगों की अनुमति प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने 50 लोगों की अनुमति को न मानते हुए 200 से ज़्यादा लोग शादियों में बुलाए थे, जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में फैला। उसको देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 मई के बाद जो शादियां हुई हैं उन सबका पंजीयन निरस्त कर दिया है और उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के पंजीयन हो गए थे उन लोगों को भी निरस्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां जो चोरी छुपे हुई हैं, जो प्रशासन की नज़रों में नहीं आ पाई हैं, जहां लोगों की भीड़ और जमावड़ा इकट्ठा हुआ है, वो उन स्थानों पर कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैला है, जिसको देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144, धारा 188 के अंतर्गत उन पर कार्रवाइयाँ भी की हैं और उन सभी शादियों को, जितनी भी शादियाँ इस दरमियान हुई हैं वो सब शादियों को उन्होंने पंजीयन करने से साफ मना कर दिया है, यानी कि उन्हें निरस्त कर दिया है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था और उसमें से कई जगहों पर ये भी देखने में आया था कि जो गांव में शादियां हो रही थी उनकी वजह से न केवल बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हो रहे थे बल्कि उनकी डेथ भी हो रही थी। हमारे जिले की ही ऐसी 2-3 घटनाएं हैं। उनसे सबक लेते हुए सभी से अपील की गई थी कि कृपया जो भी विवाह के समारोह हैं उनको टाल दिया जाए और मई के बाद उनको किया जाए। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का हमें जानकारियां मिली कि 10 तारीख के बाद भी कुछ न कुछ शादियां हो रही थी और बड़नगर में तो एक सरपंच के यहाँ पर ही शादी मिलना पाया गया, जिसके बाद हम लोगों ने न केवल उनके खिलाफ FIR कराई है बल्कि उनके खिलाफ पद से पृथक करने का कार्रवाई भी अलग से चल रही है। इन सब चीज़ों से सीख लेते हुए मेरे द्वारा आदेश निकाला गया है कि खासतौर पर अगर 10 तारीख के बाद में कोई भी इस प्रकार की शादियां चोरी छुपे हुई भी हैं और जब तक आगामी आदेश नहीं निकाला जाता है इनको अलाउ करने का, तब तक अगर कोई शादियां कोई कर भी रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, जिससे कि लोगों में एक ये सीख रहे कि इस प्रकार से। उज्जैन से ANB न्यूज के लिए विजेंद्र यादव, कैमरामैन कोल्लू राठौर के साथ। मुंबई से सटे पालघर जिले में दाऊदे तूफान आने की खबर के बाद यहाँ पे नागरिकों ने अपने अपने बचाव के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। समुद्र किनारा है, मैं बता सकता हूँ कि ये अरब महासागर का समुद्र तट है, जहाँ पे तूफान आने की सूचना मिलने के बाद यहाँ पे लोगों में हड़कंप सा मच गया था, लेकिन यहाँ पे कोई तटरक्षक विभाग या फिर NDRF की टीम नहीं थी। लेकिन जिलाधिकारी ने एक आदेश पारित किए थे कि यहाँ पे लोगों ने सावधानी बरतनी है। बिजली विभाग ने भी एक आदेश पारित किया था कि उन्होंने भी अपने बिजली के उपकरण बंद करना है। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले इस दाऊदी तूफान ने यहाँ पे ज्यादा नुकसान तो नहीं किया, लेकिन तेज हवाएं और बरसात को लेके यहाँ पे कुछ लोगों के घरों के छप्पर उड़ गए हैं और कई जगहों में खेतों में किसान जो है उनकी जो बाड़ियां थी, जो उनके बाग थे, उस बागों में फल गिर गए हैं और काफी नुकसान हुआ है। कई बाग में मेरे पीछे भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ के जो बाग है, कई बागों में यहाँ पे आम जो लगे थे वो आम गिर गए, उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। कैमरामैन मंगल सिंह के साथ आशीष शेख, ANB न्यूज, पालघर। व्यापारियों का बुरा हाल है। टाउन एरिया सरायकेला में व्यापारी बहुत परेशान हैं। बता दें कि अगर सराफा व्यापारियों की बात करें तो सराफा व्यापारियों का जहां जोरों से धंधा चल रहा था, आज जो ऑर्डर लिए थे सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। अगर 50 ऑर्डर में से सिर्फ 5-10 ऑर्डर किया जाए उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। सराफा व्यापारियों का कहना है कि आज की रेट में दाम निकलना मुश्किल है। अगर कपड़ा व्यापारी की बात करें तो कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में 2 साल
पहले लॉकडाउन हुआ था उससे थोड़ा उभर पाए थे कि अभी फिर से लॉकडाउन हो गया है। लॉकडाउन में स्थितियां बहुत खराब हैं। अगर व्यापारियों की बात करते हैं तो व्यापारी काफी परेशान है। इससे उनके लगभग 100 परिवार चलता है। व्यापारियों का कहना है, अगर सब्जी मंडी वालों की बात करें तो सब्जी मंडी वाले का कहना है कि एक परिवार में लगभग 10 लोग हैं। 10 परिवार में हजारों रुपये के भी नहीं होता, सब्जियां खराब हो जाती। काफी सन्नाटा छाया हुआ है और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे व्यापारियों के साथ कौन खड़ा होता है। पहली बात तो कोरोना का माहौल चल रहा है, एक डेढ़ साल से कोरोना का जो है चल रहा है। किसी तरह हम लोग उससे उभरे थे, फिर लॉकडाउन लग गया। किसी तरह हम लोग पेट पाल रहे हैं। यहाँ पे 14 दुकानें हैं, 14 परिवार हैं, 100 परिवार है समझ लीजिए कम से कम, और किसी तरह पेट पाल रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे समझ लीजिए इतनी कंडीशन खराब है, हम लोग किसी तरह जो है अपना पेट पाल रहे हैं। उसके बाद जो है अराजक तत्व आके हम लोगों से जो है गुंडागर्दी से कह रहे हैं आप दुकान खाली करिए, दुकान ये ज़मीन हमारी है। बुलडोजर लेके आ गए, बालू ईटा गिरवा दिया गया। उसके बाद कह रहे हैं प्रशासन आपको हटा देगी। हम लोग बताइए क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी पेट पाल रहे हैं, हम लोग बेघर हो जाएंगे। कोई मदद के लिए नहीं आया, हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी।